अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासी बसीरत, दूरंदेशी, मसलहत और मनसूबाबंदी सियासत के वो खासे हैं कि जो आने वाले वक्त में सियासी कदकाट का तयन करते हैं। कौमी मुफाद के जुमरे में आने वाले चंद अहम तरीन मामलात पर सियासी दानिश किसी भी मुंतखब हुकूमत की कारकर्दगी का पैमाना है। और वैसे तो हुकूमत वक्त के 2.5 साल दौरानिए में कई इंक्वायरियां, कई कमीशन, कई नोटिस लिए गए, मगर जिस वाहिद इंक्वायरी के रिजल्ट चंद दिनों में सामने आए हैं वो इंक्वायरी है कि जिसके ऑर्डर ना तो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दिए और ना ही इसका नतीजा वजीर आजम हाउस से आया। अब इस वाक़े को हुकूमत की कारकर्दगी में लिखा जाए या फिर पसपाई में, ये फैसला तो बहरहाल हुकूमत को खुद करना है। दे माइट जस्ट बी लिटिल स्पेस फॉर रिडेम्पशन। बहरहाल रेंजर्स, हिसास इदारे दोनों वफाक के मातहत हैं, मगर कार्रवाई से वजीर आजम बेखबर। वजीर आजम को कब किस स्टेज पर ऑपरेशन की खबर दी गई, वजीर आजम अब तक खामोश। और रहा IG सिंध के अगवा का मामला, तो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने था। नाज़रीन, सियासत में ये मरहला रियासत का निज़ाम चलाने का है जहाँ वज़ीर आज़म मंजर से गायब हैं। एक और मरहला मुईशत का है कि जहाँ बहरान दर बहरान और नोटिस का शोर है। मुईशत से जुड़ा एक अहम मनसूबा CPEC भी है कि जहाँ मामला ये है कि CPEC अथॉरिटी की अपनी लीगल हैसियत, उनके चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत जून से ख़त्म हो चुकी है और ख़बर है कि ये प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार भी हैं। सो इतने अहम प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत की खामोशी या तो कारकर्दगी नहीं है या फिर इख्तियार नहीं है। ये बड़े अहम पहलू हैं। और साथ ही हम आज उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़ी है, इमरान खान साहब के करीब तरीन दायरा कार में जानी जाती है, कोरोना को भी लीड कर रहे हैं वो NC में फ्रॉम द फ्रंट। और एट द सेम टाइम उन्होंने चंद माह कबल ये क्लेम भी किया था कि इकोनॉमिक रिवाइवल का जो प्लान होगा, और क्योंकि होना तो है इंशाल्लाह ताला, आई मीन इनेविटेबली जिंदगी बहाल होगी, एवरीथिंग विल नॉर्मलाइज वंस अगेन। तो एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान इस मुल्क का जो है वो तय करना है। कोई जनरलिस्ट DMG तो ये काम कर नहीं सकता। तो असद उमर साहब का ये कहना था कि 1 माह बाद, और फरवरी में उन्होंने कहा 1 माह बाद आप देखेंगे कि जो ओहदा इस मुल्क में कोई ना भर सका वो असद उमर भर चुका है, विद प्रोफेशनल्स, विद अ चीफ इकोनॉमिस्ट। एंड ऑफ कोर्स वी डिड नॉट होल्ड आवर ब्रेथ बिकॉज ऐसा नहीं हुआ। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी क्या है आगे बढ़ने के लिए। कोरोना के हवाले से कौन सी जमात जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल प्रूव हो रही है, और एक ग्रैंड इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का जिक्र हो रहा है। इसका इनिशिएटिव लेगा कौन, टेबल पे सबको बुलाएगा कौन, बिठाएगा कौन। ऑल दिस एंड मोर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए प्लानिंग। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो लेट्स जस्ट गेट सम पॉलिटिक्स आउट ऑफ द वे, फिर कुछ आपकी मिनिस्ट्री के बारे में भी और कुछ कोरोना के हवाले से, प्रिकॉशंस के हवाले से भी बात करेंगे। मगर असद उमर साहब फरमाइएगा सबसे पहले कि दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी इंक्वायरी के तहत जो सामने आई हैं, वो दे बोथ रिपोर्ट टू द PM। सो ये कराची इंसिडेंट के बाद IG अगवा इंसिडेंट के हवाले से चंद सवाल जो अब उठ के सामने आ रहे हैं और अपोजिशन बारहा उनके जवाब तलब कर रही है। सबसे पहले तो क्या वजीर आजम को कंसल्ट किया गया था, क्या उनके इल्म में लाया गया था ऐसा कदम उठाने से पहले, और बादज़ां क्या उनको ब्रीफ किया गया और उनका रिएक्शन क्या था? जी, होने से पहले तो डेफिनेटली कोई कंसल्टेशन नहीं थी। उसके बाद क्या, पिछले कल जब रिपोर्ट आई उसके बाद रिलीज ब्रीफ किया गया, ये नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसका नहीं मुझे पता, लेकिन पहले डेफिनेटली नहीं इन्वॉल्व। तो वो तो जाहिर है वो अपनी इंस्टीट्यूशन की अपनी हायरार्की के अंदर नहीं लोगों को इन कॉन्फिडेंस लिया गया था। तो जाहिर है जो है प्राइम मिनिस्टर, और मैं अभी भी जो है जो आपको जवाब दे रहा हूँ वो तो मैं एक अमूमी तासुर की बुनियाद पे जवाब दे रहा हूँ। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैंने सिर्फ चेमगोइयां ही सुनी है इसके बारे में। तो सर, वजीर आजम का इसको मजाक के तौर पे लेना, कॉमेडी कहना, सारे वुज़रा का फ्रंट लाइन पे आकर कहना ये वाक़या हुआ नहीं, आपका इस रिपोर्ट के आने के बाद भी मुकम्मल आगाही आपके पास ना होना या क्लैरिटी ना होना, तो सर ये तो इन एसेंस इररेलेवेंट रेंडर कर रही है ना इस हुकूमत को और चीफ एग्जीक्यूटिव को। बिल्कुल भी नहीं कर रही जी। ये सूबे सिंध के अंदर हुआ था वाकया, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहां पे पीपल्स पार्टी की है। चीफ मिनिस्टर सिंध को आके बयान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या हुआ। अभी तक ऑन रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर सिंध की सिर्फ मेरे सामने एक स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जो भी हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। और आज तक जहां तक मुझे पता है उन्होंने इस स्टेटमेंट को अपनी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है।
तो जो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी जो है वो तो मुराद अली शाह साहब के पास है, चीफ मिनिस्टर सिंध के पास है। वो एक कोई ऑफिशियल लाइन हमें देंगे तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे ना। तो सर लास्ट आई चेक सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सो चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं, सो ये अब सवाल उठाया जा रहा है, एंड बाय नन अदर देन योर ब्रदर इनफैक्ट जुबैर साहब, जो कि तर्जुमान हैं अपनी जमात के लीडरान के। मैं ऐसा नहीं होता ना, मैं ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की जो आइन है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह जिम्मेदारियां बड़ी क्लैरिटी के साथ है। जब रेंजर्स भी डिप्लॉय होती है वहां पर, तो वो रेंजर्स भी प्रोविंस के ही चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करती है। तो ये जो आप लाइन ऑफ कमांड आप बता रही हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर की लाइन ऑफ कमांड नहीं है। वहां पे जो दोनों इदारे इन्वॉल्व हैं, वो दोनों इदारे सिंध के चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी उनकी है, बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बराह रास्त जाके ग्राउंड के ऊपर पुलिसिंग मैटर्स के अंदर इंटरवेंशन कर सके। तो सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है कि वजीर आजम इमरान खान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड जाके इसके ऊपर, दोनों इदारे अल्टीमेटली इंक्लूडिंग हिसास अदारा हमारी इंटेलिजेंस का, इंक्लूडिंग रेंजर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एंड ISI डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है बकौल आपके। ये आपके लिए अगर आज खबर है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है कि मेहर अब्बासी जैसी एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, वेल रिसर्च सहाफी को ये नहीं पता है कि पुलिसिंग जो है उसकी सारे का सारा इख्तियार जो है वो होता है पुलिसिंग की बात ही नहीं कर रही सर, गवर्नमेंट के पास। मैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के नतीजे के अंदर जो खुद हाईलाइट हुआ है बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के बाद, और 4 अफसरान जो मुअत्तल हुए हैं उनके इदारे किसको रिपोर्ट करते हैं, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। मैंने आपसे फिर वही कहा कि वो इदारे को रिपोर्ट जरूर बॉस को करते होंगे अल्टीमेटली, लेकिन जब रेंजर्स डिप्लॉय होते हैं किसी सूबे के अंदर तो वो एड और सिविलियन पावर वहां पे जाते हैं, उसका पैसा जो है इट्स क्वाइट अ कैच 22 पोजीशन फॉर योर गवर्नमेंट। मगर असद साहब बताइए, हुकूमत ऑपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। कोई हमारे लिए कैच 22 नहीं है, हमारा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की टर्फ के ऊपर ये हुआ है। लेकिन अगर आप इसका सवाल खत्म कर लेंगे बिफोर वी गो ऑन टू द टॉपिक, जब लेकिन आप खत्म कर लें फिर मैं भी कोई सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं तो यही जानना चाह रही थी कि जहां PDM और PMLN जो है इदारों को भी आड़े हाथों ले रखा है उन्होंने, तो खान साहब रियासती सरबरा का किरदार अदा करते, एक स्टेट्समैन बनते दिखाई देते, इधर तो बहुत ही बेहतरीन लगता। लेकिन अगर चलें, आप तो मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं, PDM और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के माबैन तनाज़ा भी अभी अरूज पर है। कल अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग का बॉयकॉट भी कर दिया है PDM ने ऑफिशियली। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आपका पॉइंट इस पे कवर हो जाएगा तो मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि, और ये मैंने कल ट्वीट भी किया है, ये तो मुझे बड़ी अच्छी बात है कि अगर सिंध के IG जो हैं वो किसी बात से खुश नहीं थे तो उनकी बात का नोटिस लिया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई। मेरा सवाल अभी तक वहीं पर वहीं खड़ा है जिस दिन से ये वाकया हुआ था। मेरे लिए IG सिंध मोहतरम है, मेरे लिए कैप्टन सफदर जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनके भी ये हुकूक हैं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों शख्स जो हैं वो उतनी तकरीम नहीं रखते मेरी नज़र के अंदर जो कायदे आज़म का मुकाम है इस कौम के लिए। क्या हम पाकिस्तान की कौम को अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी चाहे वो जंगला फैलांगे, कायदे आज़म की कब्र के ऊपर कूचे नाचे कूदे नारे लगाए और कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये दूसरा जो पहलू है उसका, जो ज्यादा अहम पहलू है मेरी नजर में, एक पाकिस्तानी होते हुए, सियासतदान नहीं, मैं अभी भी जवाब के इंतजार में हूं। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, मैं IG सिंध साहब से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो इस सिलसिले में क्या करने का इरादा रखते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि वज़ारे कायद की बेहुरमती इस तरह जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जा सकती, और इसकी क्या श्योरिटी है कि आगे जाके होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन असद साहब, मगर उतना ही लेजिटिमेट एक और सवाल भी है कि इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद जो हकायक मंजर आम पर आए हैं, ये क्या गारंटी है कि ये कार्रवाई और इस तरह की ट्रेस पासिंग या अपनी हदूद से तजावुज़ करना जो है ये फिर एक बार फिर नहीं होगा, और इधर एक दफ़ा रोल इमरान खान साहब का बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री जरूर आता है। डू यू एग्री? जी देखें, अगर कोई ऐसी वायलेशन हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रांसग्रेशन है, दो मुख्तलिफ किस्म की वायलेशन हो सकती है। नहीं तो ऑपरेशनल ड्यूटी के अंदर जो परफॉर्म नहीं किया, इन विच केस प्राइम मिनिस्टर जो है उसका काम नहीं होता हर ऑपरेशनल वायलेशन के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू करे। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नजर आ रही है तो बिल्कुल उसमें एक इंटरेस्ट होगा प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का भी। हमें तो रिपोर्ट तो आने थे, अभी तो हमें, जैसे मैंने कहा, अभी तो हम मफरूजों के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रही कि ये एक्शन रिपोर्ट भी पब्लिक होगी सर?
ये तो मैंने नहीं रिपोर्ट बनाई ना, तो मैं तो नहीं पब्लिक कर सकता, लेकिन मैं तो फिर वही दोहरा रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जनाब मुराद अली शाह का एक स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो उन्होंने कहा जो भी हुआ वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सर, एक तो पब्लिक के ऊपर जरूर बात कीजिएगा, बहुत तहफुजात हैं। अगेन स्टेट विद इन अ स्टेट हेयर, बिल्कुल काबीना और चीफ एग्जीक्यूटिव ये फैसला कर सकते हैं इसको पब्लिक करना है कि नहीं और अगले क्या इकदाम उठाने के फिर ना हो। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ तहकीकाती रिपोर्ट और जिम्मेदारों के तयन के फैसले के बाद हम देख रहे हैं पीडीएम तो इसे अपनी फतह करार दे रही है। क्या आप ये समझते हैं कि पाक फौज के इस फैसले के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को तकवीयत मिली है? मैं तो मैं फिर वही बोल रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत की वॉच में हुआ, उनके इदारे कार में हुआ। वो इदारे, वो लोग जो उस वक्त उनको रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने किया तो आप लोग ना 3 में ना 13 में, जो गलत किया जो सही किया। नहीं, मैं क्यों नहीं 3 में 13 में, मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं, मैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हूं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि सिंध की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी ने क्या किया। मैं जिसकी जिम्मेदारी है मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उनसे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जिसकी बराह रास्त नहीं, उससे मैंने कब का सवाल ना पूछें सर। अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर, जिनके मातहत है ये सब कुछ। सो वी कैन गो राउंड एंड राउंड इन दिस। दैट इज नॉट करेक्ट मेहर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट जो आप कह रही हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। मुल्क के अंदर वजीर आजम अगर होता है तो यू थिंक कि वजीर आजम का इख्तियार ही नहीं था कि इंक्वायरी इसमें होल्ड करते या कोई पहल करते या इसका नोटिस लेते? वजीर आजम की ना ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी फिर मैं दोहराऊंगा, मुझे पता है आप इरिटेट हो रही हैं जवाब से, मुराद अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत की है, और मैं उन्हीं से जवाब मांगूंगा और मांगता रहूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का जिक्र हो रहा है और बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट एवर्स टू द आइडिया कि एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है वो हो और तमाम जो माजी की गलतियां हैं उसके ऊपर गौर फिक्र किया जाए और एक नया लाहे अमल जो है उसको ढूंढा जाए और उसके ऊपर गौर फिक्र की जाए सबकी। तो ऑफकोर्स मसला दो प्रोंग्ड है अभी कि इनिशिएट कौन करेगा इस तरह का डायलॉग। देखिए, इस वक्त जो हमारी इस वक्त जो तरजीहात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस मौजूद हैं, और इसके ऊपर अब आगे जाके बात भी करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। आपने कहा था कि एक सदी के अंदर दुनिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ है कोरोना की वबा की सूरत भी जिंदा है, तो हमारी जो तरजीहात में से तो ये नहीं बनता। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रपोजल है, कोई ऑपोजिशन इसके बारे में कोई बड़ी अच्छी कोई तजवीज़ देना चाहती है, तो हमें ओपन माइंड से उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और अगर कोई अच्छी चीज़ है जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव मजबूत डायलॉग निकल सकता है, तो उसमें क्या अर्ज है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। सो उसके लिए वजीर आजम को अपना हालिया करंट रिजिड स्टांस जो है उसको ड्रॉप करना होगा, छोड़ना होगा ना, थोड़ी लचक भी दिखानी होगी। फिर प्राइम मिनिस्टर के तो जो स्टैंड है, जो उनका इस वक्त पोस्चर है, उसमें तो मुझे कहीं भी कोई रिजिडिटी नजर नहीं आती। मैं आपको रिपीट कर देता हूं उनका क्या पोस्चर है और आप मुझे बता दीजिए कि उस पोस्चर में क्या खराबी है। हमारी वफाक की हुकूमत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है, जिसको हम बार बार दोहराते हैं। हमारे हुकूमत का काम होता है दरवाजे खुले रखना। हमारे दरवाजे खुले थे, हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, उसके अंदर ऑपोजिशन जो है, बेहतरीन जगह तो असेंबली का फ्लोर है, कमिटीज बन सकती हैं, वो है, लेकिन उसके अलावा भी अगर बातचीत करना चाहता है तो वो बिल्कुल उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ वजीर आजम एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और ऑपोजिशन कहती है हम एनआरओ मांग नहीं रहे। तो फिर मसला क्या है? ये डेडलॉक है किधर? अच्छा सर, एज ऑफ राइट नाउ हम देख रहे हैं और ये महसूस हो रहा है कि जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी वो एक मेजर रीबफ समझा जा रहा है फॉर द फेडरल गवर्नमेंट के एक हजीमत का सामना करना पड़ा, जिसको आप लोग कॉमेडी कह रहे थे, वो कॉमेडी ना निकली, वो एक असल वाकया निकला। उसके मुलजिमान को हाईलाइट किया गया, 4 बड़े तगड़े अफसरान को मुअत्तल करके वापस भेजा गया कि उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं करंट असाइनमेंट से हटाया जाए उन्हें, डिपार्टमेंट्स उनका फैसला करेगा। तो इवन इफ यू डोंट सी इट एज अ रीबफ, यू से हमारे इख्तियारात नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि एक साइड से कहा जा रहा है कि ओवर जेलसली उन्होंने एक्ट किया, उसकी तशरीह आप जिस तरह चाहे कर लें, दूसरी जानिब से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक स्टेट्समैन की जरूरत है, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट स्टेट्समैन शुड हैव बीन इमरान खान। दूसरी तरफ से रिजेक्ट तो नहीं किया जा रहा, वह तो एक इररेलेवेंट शख्स, एक मफरूर कैदी जो भागे हुए मुल्क में झूठ बोल के अदालतों के सामने और छुपे हुए इस वक्त बरतानिया में, उनको कोई एतराज है इसके ऊपर।
लेकिन जो बराह रास्त जो अफेक्टेड जो थी, जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन बिलावर जरदारी से लेके पूरी काबीना सब ने कहा है कि जी जबरदस्त फैसला और बेहतरीन तहकीकात और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उधर तो मुझे कोई एतराज नजर आ रहा। सर, नवाज शरीफ साहब लंदन में आज़ाद हैं, मरियम साहिबा इलेक्शन मुहिमात पर हैं, जो शख्स मुफाहमत की बात करता था वो अंदर है, आज उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, उस पर और उनके साहबजादे पे शहबाज शरीफ साहब पे सख्त बयानिए वाले आज़ाद फिर रहे हैं। सो ऑपोजिशन के दावे तो ये हैं कि हुकूमत जा रही है, मरियम साहिबा कहती हैं कि अब जो है वो सफ़ा एक रहा ही नहीं है सिरे से। सो हुकूमत पीडीएम से ज़्यादा क्या ख़तरा हुकूमत को अपने मुंह जोर महंगाई से है, चीनी से है, आटा बहरान से है? किस तरह रिकनसाइल होगा ये बहरान, समझा दीजिए। जी देखें, पिछले 12 साल अब तकरीबन हो गए, 12 साल से ज़रा सा ज़्यादा अरसा हो गया है मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म होने के बाद से जो जमहूरियतें आई थी। आप भी पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गौर से देखती हैं, हम भी इसके ऊपर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। इस 12 साल के अरसे में शायद कोई 3 या 4 माह का कोई अरसा गुजरा हो जिसमें कयास राई ये ना हो कि हुकूमत खत्म होने वाली है। ये 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चलता रहा, ये 5 साल जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में चलता रहा, 2 साल तहरीक इंसाफ में। तो ये तो इस्लामाबाद का एक नॉर्मल जो बयानिया है, जो कि परमानेंट नेचर का है, मुस्तकिल बुनियाद पर ये बयानिया इस्लामाबाद में चलता है, वो बयानिया चल रहा है। उससे कोई हुकूमत को खतरा नहीं है, जुलूस हो, जलसे हो। कोरोना का खतरा जरूर है, बहुत शदीद खतरा है इन तमाम सियासी सरगर्मियों की वजह से, लेकिन सियासी हुकूमत की इस्तेकाम का कोई खतरा नहीं है। हुकूमत का चैलेंज जो है वो गवर्नेंस है, हुकूमत का चैलेंज जो है वो महंगाई है। वही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके अंदर कामयाब होंगे तो हुकूमत के जो मुस्तकबिल है अगले इलेक्शन के अंदर वो बेहतर नजर आएगा। वहां पे नाकाम हो जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और हमें उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये ऑपोजिशन के जलसे, जुलूस, तनकीद, बयानात से हुकूमत के इस्तेकाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे आगे का लाहे अमल देखें ना, आगे का हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है वो आपने देखनी है, आपके पास वजारत मौजूद है। आपने मुझे चंद माह कबल एक वादा किया था और बड़े कॉन्फिडेंस से किया था कि आगे का, बिकॉज मैंने कहा एक जनरलिस्ट डीएमजीज और बाबू लोग जो हैं वो तो हमारा विजन नहीं कर सकते, पूरी दुनिया भर के अंदर क्या होता है, और उसके ऊपर आपका जवाब क्या था अभी, और इतने चंद माह गुजर गए, एक दफा मुलायजा कीजिए। कोई चीफ इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जो दुनिया भर में होते हैं? थिंकिंग बिल्कुल होना चाहिए, और याद रखिए कि कब से नहीं है। और आप मुझे 1 महीने के बाद इंटरव्यू करें और उसके बाद प्लीज चले इंटरव्यू ना करना, सिर्फ एक सेगमेंट में बोल देना कि असद उमर जो है एक पोजीशन जो किसी से भरी नहीं जा रही थी वो असद उमर ने भर के दिखा दी। आई होप सो सर, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ये मैं बार बार कहती हूँ, रेकॉर्डिंग जैसे जो इश्यूज हैं ये करप्शन की मद में नहीं हुए, दिस इज स्लॉपी कमर्शियल एंड लीगल ड्राफ्टिंग। हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास थिंकिंग माइंड नहीं है। वी नीड द विजन, वी नीड द फेसेस। चाहे सिलिकॉन वैली से लाएं, बड़े तगड़े लोग लाएं, उनको पैसे दें। सो इट्स ग्रेट, आप कह रहे हैं 1 महीने बाद होगा हमारे पास चीफ इकोनॉमिस्ट आपकी मिनिस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जी असद उमर साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड कि आप प्रोफेशनल्स लाएंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी हमें देंगे, बाबूज ये काम नहीं कर सकते, और आज तो 11 मार्च नहीं है, अब तो हम नवंबर में आ गए। अच्छा, पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा था कि बाबू ये काम नहीं कर सकते, ये आपके अल्फाज हैं, वो एक अलग चीज है। देखिए, हम चीफ इकोनॉमिस्ट सेलेक्ट कर चुके थे, कर सकते जी कर चुके थे, हम कर चुके थे, उसको ऑफर हो चुकी थी। वो एक और पाकिस्तान की हुकूमत के एक और इदारे में काम करते हैं और उनके जो हेड हैं उन्होंने रिलीज करने से माजरत कर ली, तो इसलिए वो हमें ना मिल सके और हमें दोबारा वो प्रोसेस रन करना पड़ा। वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है, समरी बन चुकी है और वो काबीना के पास जा रही है अप्रूवल के लिए। वो तमाम प्रोसेस हमें दोबारा रन करना पड़ा था, लेकिन वो भी मुकम्मल हो गया है और वो काबीना के पास जो 3 टॉप कैंडिडेट्स हैं उनकी समरी जा रही। सो तारीख क्या देख रहे हैं आपके, कब तक हमारे पास चीफ इकोनॉमिस्ट आएगा और एक तगड़ी टीम आ जाएगी? अगर ये मंगल की काबीना की मीटिंग में, जो अगला मंगल है उसकी काबीना की मीटिंग में आ जाए तो उसके अंदर फैसला हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी समरीज आती हैं, तमाम एक दिन नहीं आ सकती, हो सकता है उससे 1 हफ्ते आगे चला जाए। काबीना का फैसला हो जाए तो उसके बाद तो बस ऑफर होती है, फिर उस शख्स को ज़ाहिर ज्वाइन करने के लिए अमूमी तौर पे महीना 6 हफ्ते दिए जाते हैं जिसमें वो आके ज्वाइनिंग अपनी कर सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग का जो काम है वो मुकम्मल हो गया, और उसका जो आपने इंटरव्यू किया था उसका भी काम, और फिर मैं आपको बता भी सकता हूँ कि वो कौन कैंडिडेट थे और किस इदारे में काम करते हैं।
अच्छा ठीक है सर। सो अगर मैं आपसे ब्रेक से पहले चीता नुकात पूछूं अगले 3 साल के क्या गोल्स हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के, बिकॉज ऑफ कोर्स ये भी वी हैव टू इवेंचुअली गो बैक टू नॉर्मैलिटी लाइफ के ऊपर, क्या प्लानिंग क्या किया आप लोगों ने टू गेट अस बैक ऑन ट्रैक? देखिए, जिस वक्त आप किसी आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो आपकी जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो सेट होता है उस प्रोग्राम की फ्रेमवर्क के अंदर। आपके पास बहुत बड़ी तब्दीलियां करने की गुंजाइश नहीं होती। तो वो जो आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस नॉर्मेलिटी के अंदर देखते हैं कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ प्लानिंग कमीशन अपना एक विजन होगा। विजन तो खैर आप बना भी सकते हैं, मुझे विजन तो ऑलरेडी 2025 का पाकिस्तान का एक है भी, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना इनटू एक्शंस एंड डिसीजंस जो है वो कर्टेल हो जाती है आपकी कैपेसिटी जिस वक्त आप आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर होते हैं। हाउएवर जो डेवलपमेंट जो बराह रास्त डील करती है प्लानिंग कमीशन, ये सबसे जो बुनियादी इस वक्त मैंडेट है जिस तरीके से हमारा पिछले 15-20 साल से काम हो रहा है वो प्लानिंग कमीशन का होता है। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, जो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनता है, जो पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सालाना बनता है, उसके अंदर आपने देखा है कि एक बड़ी, मैं उसकी हाईलाइट आपको बता सकता हूँ, 2-3 चीजें हम क्या कर रहे हैं। हमने एक तो फैसला ये किया कि पाकिस्तान जो है उसके जो सबसे बड़ा इस वक्त इकोनॉमिक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम की बात करेंगे वो पानी है। आप कहीं पे भी पाकिस्तान में निकल जाएं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चले जाएं तो आपको ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो पहली 3 तरजीहात के अंदर पानी, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, ज़राई इलाका हो, या कोई भी हो। तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि 3 बड़े डैम एक साथ उनके ऊपर काम हो रहा है। दियामिर बादशाह है, दासू है, मोहम्मद है। दूसरी चीज जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो की वो हमने सड़कें बड़ी बनाई, बसेस वाला, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का महंगा निज़ाम होता है। दुनिया के अंदर ज़्यादा इकोनॉमिकल निज़ाम जो है वो रेल का होता है। 70 साल की पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेल का मंसूबा ML1 अप्रूव हुआ है। इस वक्त चाइनीज़ के साथ उसकी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस जारी हैं। सो 2 तो ये बड़ी तरजीहात हमारे पीएसडी की होगी। फिर जियोग्राफिक जो है हमारे वो इलाके जहाँ पर एक एहसास है बहुत और शिद्दत के साथ कि इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ, और वो 2 मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं। या तो वो जो पाकिस्तान में बहुत पसमानदा है, तो सबसे पहले तो इस हुकूमत ने आने के बाद फाटा के लिए एक तारीखी जो है डेवलपमेंट पैकेज का फैसला किया। 1000 अरब रुपए जो 10 साल के अंदर खर्च होने हैं, और उसमें पहले से जो फंडिंग होती थी ऑलरेडी जो खर्चा होना शुरू हो गया उससे 2 गुना से भी ज्यादा है। तो फाटा जो एक बहुत बड़ा पसमानदा इलाका था वो। फिर उसके बाद बलूचिस्तान का परसों जा रहे हैं वजीर आजम, जुमे को इंशाल्लाह ताला तुर्बत के अंदर बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज का हम अनाउंसमेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और पूरी उसके अंदर तफसील आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल है। और ये पाकिस्तान का सबसे पसमानदा, ये फाटा से भी ज़्यादा पसमानदा इलाका है जनूबी बलूचिस्तान का, जहाँ पर ये डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तीसरा जो बहुत बड़ा काम कराची की तारीख, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, एक बहुत सख्त एहसास महरूमी वहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है उसका तकरीबन 40% वो शहर देता है, और आपने देखा है जो भी जाता है उसको कराची के हालात पता है। कराची की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज। सो जो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं, जहां सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, जहां पे एक एहसास महरूमी है, जहां पे उसकी वजह से आप देखें फाटा में जो इस वक्त हमारा एक गढ़ बन गया था दहशतगर्दी का, और उसकी क्या बुनियादी वजह यही थी। इसी तरीके से ये बलूचिस्तान का जो इलाका है उसके अंदर भी यही हुआ है। वो कॉन्सेंट्रेटेड। सो 3 चीजें, पानी सबसे बड़ी तरजीह, रेल का निज़ाम, और साथ ही साथ जो है जो महरूम इलाके हैं जो पीछे जिनको अपना पूरा हक नहीं मिला उनकी डेवलपमेंट, और आखिरी चीज जो मैं कहूँगा जो वजीर आजम का हमेशा से बहुत बड़ा विजन रहा है, तालीम और सेहत। हमारे जो तालीम का इस वक्त निज़ाम है, हायर एजुकेशन कमीशन का जो डेवलपमेंट बजट है इस साल का, वो मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से 2 गुना से ज़्यादा है। इसी तरीके से सेहत का जो हमारा डेवलपमेंट बजट होता है सालाना, वो नॉर्मल बजट जो है उससे इस साल का बजट जो है वो 5 गुना ज़्यादा है। कोविड के रिस्पांस के अंदर हमने उसके अंदर जो है वो 5 गुना ज़्यादा पैसा रखा है। पाकिस्तान की तारीख में इसका कभी करीब भी हुकूमतें नहीं किया। सो असद उमर साहब, 2 जून 2020 को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी की मुद्दत का खात्मा भी हुआ। ये स्टैंडिंग कमेटी में भी इशू रेज हुआ है क्योंकि ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई। तो सीपेक अथॉरिटी के हवाले से बताइएगा, अभी भी हमें जब आपकी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आसिम बाजवा साहब ही अथॉरिटी के चेयरमैन दिखते हैं। किस कानूनी हैसियत से ये हैं, या ये बहुत से ग्रे एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? सो आई मीन, आर यू इन चार्ज? जी, वो सीपेक अथॉरिटी जो है, सीपेक
जी, सीपेक अथॉरिटी वैसे भी प्लानिंग डिवीजन का ही हिस्सा है। वो उससे पहले भी प्लानिंग डिवीजन का ही हिस्सा थे। तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो तो बिल्कुल बदस्तूर है। और इसी तरीके से जेसीसी जो हाईएस्ट फोरम है सीपेक का, उसकी भी चेयर पाकिस्तान की साइड से जो है वो प्लानिंग मिनिस्टर करते हैं। ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया था। नया बिल जो है इस वक्त असेंबली के अंदर चला गया है, असेंबली में कमेटी को रेफर हो गया है। कल उसकी हियरिंग भी हुई थी, जिसकी आज आपने अखबार के अंदर वो पढ़ा भी होगा। अथॉरिटी के जो दो इश्यूज हैं, एक तो ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वो प्लानिंग मिनिस्ट्री का बजट था, एक सीपेक का प्रोजेक्ट मोड के अंदर बनाया हुआ था। जो पूरी टीम है वही टीम जो है इस वक्त काम कर रही है, और वो उसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वहीं से फाइनेंस किया जा रहा है। वो कोई अलग से सीपेक अथॉरिटी की फंडिंग नहीं अवेलेबल है। आसिम बाजवा चेयरमैन कौन है? पैसा तो ठीक है, हाँ, उनके क्या स्टेटस है जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब का? आसिम बाजवा साहब को कोई इस वक्त कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही है, और वो प्रो बोनो काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कोई एग्रीमेंट, मुआहदा, दस्तखत सीपेक अथॉरिटी के नहीं होते। वो जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है वो वही साइन करती है, चाहे वो एमओयू हो या वो मुआहदा हो। तो कोई कानूनी ऐसा काम नहीं किया जा रहा वहां पर जिसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा सके कि सीपेक अथॉरिटी कैसे ये काम कर रही है। सर, बट यू डू अंडरस्टैंड, प्रो बोनो और नो प्रो बोनो लीगलाइज नहीं है ये सारा काम अभी तक। तो बेहतर होता आप लोग पहले ही कानून पास कर लेते, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये ना करते। आई मीन द वे आई सी इट, यू थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ ट्रक। पहले आप लोग कानून बनाते, उनको फिर आके ले आते। अब आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो धड़ाधड़ जलसों में उनका नाम लेती है, कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, और टेंस, इतना पॉलिटिकल टेंस माहौल है, कानून का पास होना भी अपने तय एक मसला पड़ेगा। सो बेहतर ना होता, ये आप लोगों की ना तजर्बाकारी थी या क्या था? वुड इट नॉट बी बेटर कि कानून पहले पास होता? मैं इस पे कमेंट करने के लिए इस पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त मैं काबीना का हिस्सा नहीं था। तो जरूर कोई ना कोई थिंकिंग होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया था। आई एम नॉट श्योर उसकी क्या वजह बनी थी। लेकिन अब जो हमारी सूरत हाल है उसमें तो जाहिर है हमने आगे कानून साजी करनी और हम बिल लेके चले गए असेंबली के अंदर। एंड मैं इसलिए कहती हूँ कि जब तक लीगलाइज नहीं होगा, वो प्रो बोनो जो भी काम करें, एनीबडी जो कल को आएगा दे कैन चैलेंज दैट। कोर्ट्स में भी उसको यही तो मैं आपको बता रहा था मेहर पहले कि या तो वो कोई दस्तखत कर रहे हो, कोई मायदा साइन कर रहे हो, कोई लीगली बाइंडिंग वो कमिटमेंट कर रहे हो, तो फिर तो जाहिर है कि वो उस पर क्वेश्चन मार्क्स रेज की जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा, और एज ऑफ राइट नाउ आप किसी कैपेसिटी में एक्टिव हैं? समझा नहीं मैं, किस कैपेसिटी में? यानी कि मैं अब प्रो बोनो तो वो काम कर रहे हैं, खुद साइन नहीं कर रहे, मगर एज यू आर स्टिल द मिनिस्टर प्लानिंग, स्टिल ये काम आपके अंडर आते हैं अंटिल नया कानून आता है। सो मैं आपको क्या जी, तो मेरी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। तो इस वक्त जो है जो काबीना की सीपेक की कमेटी है उसको भी मैं चेयर करता हूँ, जेसीसी की भी पाकिस्तान की चेयर मेरे पास है। तो ये जिम्मेदारी तो मेरे पास है। बक स्टॉप्स एट माय टेबल। ठीक है। और कहां तक और सर ये बताइएगा कि ठीक है, सो अगर मैं मुझे लगता है हर इंटरव्यू में आपको यही याद दिलाती हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। मगर असद उमर साहब ये बताइएगा कि कानून पास होने के बाद भी आप आसिम बाजवा साहब को ही देख रहे हैं एज हेडिंग द अथॉरिटी? जी, मेरे ख्याल में तो जो मैंने उनके साथ जितना काम किया है, बहुत ट्रेमेंडस वैल्यू। बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बेतहाशा एनर्जी है, पैशन है, लोगों को जानते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा सीपेक का जो है वो बलूचिस्तान से रिलेटेड है, जिसमें गवादर भी शामिल है। बड़े बड़े हमारे वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है वो बलूचिस्तान से बन रही है। उनका पास बैकग्राउंड है बलूचिस्तान का। तो मैं तो बहुत उनकी वजह से मुझे काम करने के अंदर आसानी भी हुई है और हम बेहतर रिजल्ट्स भी हासिल कर चुके हैं। A very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। असद उमर साहब, सऊदी अरब से आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, डील $3 अरब की हुई थी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स की, तेल का मुआहिदा भी आपने किया था, मैं दुरुस्त कह रही हूँ? सो क्या ऐसा क्या हुआ कि आपकी हुकूमत जो है वो 3 साल मुद्दत का मुआहिदा पूरा नहीं कर सकी? 1 अरब हमने वापस दे दिया है, 2 अरब अभी भी उसके बारे में हम सोच रहे हैं। उसके रोल ओवर के आपने कोई प्लान्स बनाए हैं, क्या सोचा है? नहीं, ये जो पैसा था वो था ही ऐसे कि वो $1 बिलियन करके वो वापस होना था। जो जहाँ तक है कोई मायदा पूरा नहीं कर सके तो उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस को पैरामीटर्स तो थे ही नहीं। वो ऐसा नहीं था कि जिस तरह के IMF का लोन होता है
कि हम आपको लोन तो ले रहे हैं लेकिन ये शराइत हैं और हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिव्यू होगा और अगर आप उस पैमाने पे पूरा उतरेंगे तो आपको बाकी पैसा मिलेगा वरना प्रोग्राम रुक जाएगा। अच्छा सर आप बेहतर अब समझ चुके होंगे अभी तक तो एटलीस्ट कि सऊदीज जो हैं वो बड़ा पर्सन स्पेसिफिक चलते हैं, दे प्रेफर दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। तो आज अगर हमें एक ट्रस्ट डेफिसिट या लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, इट्स बिकॉज हमारे अपने जराए भी हमें बताते हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज के उधर एक 1 पॉइंट विंडो खत्म हो गई है एक ट्रस्ट की आपकी गवर्नमेंट के साथ। हु इज दैट वन सिंगल पर्सन हु इज एंगेजिंग विद द सऊदीज राइट नाउ इन सारे इश्यूज के ऊपर जो आप कह रहे हैं हम ईसीसी और इधर ये कर रहे हैं, वायबल कमर्शियल प्रोपोजिशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हु इज दैट वन पर्सन? पहली बात तो ये वन सिंगल विंडो नहीं होती है, ये कभी भी नहीं होती थी। ये भी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूं कि कभी भी ये सिंगल विंडो नहीं थी पाकिस्तान और सऊदी रिलेशनशिप की। हाँ, देयर आर चंद रिलेशनशिप्स होती हैं जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं और इसके अंदर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर की है वहां पर बादशाह उनके इतने एक्टिवली एंगेज नहीं होते हैं। उनके क्राउन प्रिंस के साथ बड़ा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप भी की हुई है। Does Imran Khan still draw enough political clout or political currency over there with the Saudis, you think? मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉलिटिकल करेंसी पाकिस्तान के बाहर बशमूल सऊदी अरेबिया के, लेकिन सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, एक चीज़ है जिसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो डोनाल्ड ट्रंप वाला, और आपने देखा कि उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से बिहेव किया है। 15 साल हमें कैसी बातें सुननी पड़ती थी और उसके बाद से अमेरिका हमारे बारे में क्या बातें करता रहा है। पब्लिकली उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारे रोल को। वहाँ से ईस्ट एशिया देख लें आप, टर्की और ईरान की तरफ भी देख लें, सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ भी देख लें। ये जो आप बातें बोल रही हैं, मैं भी मीडिया के अंदर सुनता हूँ कि बड़े वो नाराज हैं ये वो, लेकिन सब्सटैंटिव एक्शन जो हमें देखने को नजर आए हैं उसमें तो सऊदी अरेबिया ने बहुत इस हुकूमत को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और इस हुकूमत के सबसे मुश्किल वक्त के अंदर भी सपोर्ट किया है। आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसको वायबल कमर्शियल प्रोपोजिशंस पे बेस होना चाहिए, ना कि जियो पोलिटिकल लेवरेज के ऊपर? क्योंकि हम देखते हैं कि दोस्ती यारी के अंदर आप पैसे ले लें तो आपके करंट अकाउंट के फिस्कल गैप आप पूरा तो कर लेंगे, मगर रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। कहीं को आपकी जरा सी नाराजगी हुई किसी बात के ऊपर, कोई जरा सा दिल दुखे, पैसे वापस करो, पैसे वापस दो, द बक स्टॉप्स देयर। सो डोंट यू थिंक दैट वी शुड बी ऑफरिंग टैंजिबल कमर्शियल एसेट्स और इसी के ऊपर इन्हिसार होना चाहिए वर्सेस जियोपॉलिटिकल रिलेशंस एंड लेवरेज? ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन ये जो इतनी अच्छी मंतकी आपने बात की कि जिस स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बेस होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ज़मीनी हकायक की भी ज़रूरत होती है। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी, अब तो हम कह सकते हैं, उस वक्त तो मैं ये कह भी नहीं सकता था पब्लिकली क्योंकि रुपए के ऊपर रन ही ना हो जाए। हमारे पास जो स्टेट बैंक के पास जो लिक्विड रिजर्व पड़े हुए थे, उसके अगेंस्ट जो हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग और जो स्वैप्स करके रखे थे, जो डिस्क्लोज नहीं होते वो स्वैप्स, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में नहीं आते, मेरे रिजर्व्स नेगेटिव थे। ये सूरत हाल थी। तो उस सूरत हाल के अंदर कमर्शियल बेस बड़ी अच्छी फाइनेंसिंग मुझे किधर से मिलनी थी? वो मिली ही आपको उस वक्त फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस करके, पर्सनल इंटरवेंशंस करके और पर्सनल रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान के लिए वो विंडो क्रिएट कराई। और जैसे मैंने कहा, इमरान खान की, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मली नहीं करता तारीफें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ माइंड बॉगलिंग है कि इमरान खान की जो गुडविल थी अराउंड द वर्ल्ड, और आज भी वो आपको नजर आती है। बट शुरू के दिनों में पहले 6 माह 8 माह तो बहुत ही विजिबल थी अक्रॉस द बोर्ड जो गुडविल इमरान खान की थी, और उसका हमें फायदा हुआ। और ये करना पड़ता है प्रैक्टिकली, जब ऐसी सूरत हाल हो तो करना पड़ता है। अब हमने क्या सूरत हाल कर दी है इस वक्त? आज आपकी जो सूरत हाल है वो उससे बहुत बेहतर है। आपके रिजर्व जो हैं वो बढ़ चुके हैं, आपके जो स्वैप्स हुए हुए थे वो कम हो गए हैं, आपके नेट रिजर्व्स पॉजिटिव हैं। तो अब आप इस सूरत हाल के अंदर हैं, और आगे जो हम बोरिंग कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि वो बोरिंग नेगेटिव नेट रिजर्व्स। असद उमर साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर आपसे इसका जरूर बात करना सर, बिकॉज अभी एज वी स्पीक 3 माह की इंपोर्ट तक कवर होनी चाहिए रिजर्व से, जो कि है, क्योंकि आप लोगों ने तो इंपोर्ट्स ही गिरा दी हैं। बट इवेंचुअली हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, इधर एक दफ़ा फिर हरकत स्टार्ट होगी, हमें डॉलरों की जरूरत पड़ेगी, एंड एट दैट टाइम ऑफकोर्स इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब इंडस्ट्री लगेगी, बाहर से मशीनरी आएगी, ये सब काम होना है। सो ऑफकोर्स एट दैट टाइम हमने
कल के रिवाइवल के लिए भी इन सब चीज़ों को देखना है। आज के लिए इतना ही सर, वक्त ख़त्म हो चुका है। इजाज़त दीजिए। ताल्लुकात में स्ट्रेन आते हैं तो पैसे वापस मांगे जाते हैं, बेहतर है कि लॉन्ग टर्म विजन हो। एक बार फिर असद उमर साहब हमें वादा करके जा रहे हैं कि 1 माह के अंदर इस मुल्क में चीफ इकोनॉमिस्ट भी होगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तहरीरी तौर पर सामने रखने की बात की थी। 1 साल गुजर गया, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना ग्रोथ पॉलिसी। एंड ऑफ कोर्स वी डू लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह चीफ इकोनॉमिस्ट आए कि हमारा एक विजन आगे के लिए सेट हो। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।